हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक और नई यूनिट के बारे में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। यानी कि दोस्तों हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11, देन उसके बाद 12 और 13 इस तरीके से आगे चलेंगे। दोस्तों जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें हम लोग बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को लेकर के, या हम लोग कह सकते हैं रिलेशनल जो हमारे पास डेटाबेस होता है उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन को लेकर के कि आखिर डेटाबेस होता क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। साथ साथ में हम लोग देखेंगे दोस्तों डेटाबेस के टाइप। जनरली आपके पास बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से ये दो टाइप अपने पास बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। एक होता है फ्लैट फाइल और दूसरा अपने पास होता है रिलेशनल डेटाबेस। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे डेटाबेस के एडवांटेज क्या होते हैं, रिलेशनल डेटा का मॉडल क्या होता है, कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी काम करता है। बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमको रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कराता है, उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल। और साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में यूज होने वाले कमांड्स कौन कौन से। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, यानी कि आखिर डेटाबेस होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपने देखा हो, अगर आपने सपोज जोमेटो पे कुछ शॉपिंग किया हो, फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट किया हो, रेड बस से आपने टिकट बुक किया हो, या दोस्तों आपने ट्रेन का कभी कोई टिकट बुक किया हो, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो आपने स्कूल की जो फीस जमा कराई हो, ये पूरा का पूरा दोस्तों ये जो डेटा होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं टेबल्स आपके पास होती होंगी और उस टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता होगा। जैसे मान लो अगर मैं स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल हो सकती है जिसका नाम है सपोज स्टूडेंट। और स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, उसका आधार कार्ड हो सकता है, ऐसी बहुत सारी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसी डेटाबेस के अंदर, यानी कि अगर हम स्कूल की ही बात करें, तो एक और हमारे पास टेबल हो सकती है जिसमें हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके बाद उसके हिंदी के, उसके इंग्लिश के, उसके मैथ्स के मार्क्स स्टोर करें। ऐसा भी हो सकता है एक और टेबल हो जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वहां इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक और टेबल हो हमारे पास जहां पर हम लोग फीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी टाइप की टेबल्स आप बनाते हो सकता है उन टेबल्स के बीच में कोई लिंकिंग हो। जैसे ये टेबल इसके साथ लिंक कर रहा है, हो सकता है इस टेबल का लिंक इसके साथ में भी हो, उस टेबल का लिंक इसके साथ में भी हो। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी टेबल्स है उनका आपस में लिंक करवा रहे हैं। एक हमारे पास जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या हो जाएगा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। वो टेबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब इसका अगर हम लोग यूज देखें तो क्या है, तो दोस्तों डेटाबेस जो है वो जस्ट आपके पास एक टाइप से डिजिटल ऑर्गेनाइजर होता है जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसको इजीली ढूंढ पाएं। जैसे अगर आप फीस जमा करवाने गए, आपने जैसे अपना नाम बोला, तो दोस्तों वहां पर ऑटोमेटिक जैसे ही आपका नाम टाइप किया जाएगा तो होगा क्या, आपका नाम सबसे ऊपर आ चुका होगा, या हो सकता है आपके नाम से रिलेटेड दो तीन लोग और हैं तो उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, या आपका नाम है, पेरेंट्स का नाम है, वो सारे इन्फॉर्मेशन। तो बहुत इजीली आप उसमें डेटा को सर्च कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। अगर डेटा को अपडेट करना हो तो बहुत आसान हो जाएगा और उस डेटा को हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थिंक ऑफ इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट हेल्प्स यू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे स्कूल के डेटाबेस को लेकर के देखें, तो दोस्तों मैं मान के चल सकता हूँ कोई एक स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहाँ मान लेता हूँ एक एग्जांपल है, हमारे पास एक स्कूल का नाम है XYZ डॉट, या कुछ भी नाम मान लेता हूँ, XYZ पब्लिक स्कूल ले लेता हूँ। ठीक है, XYZ पब्लिक स्कूल है अपने पास यहाँ पर। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो दोस्तों सपोज एक टेबल है जिसका नाम हमने क्या रखा है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें बहुत सारे कॉलम है, जैसे नेम है, रोल नंबर है, क्लासेस है, ग्रेड है। ऐसे ही हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सपोज टीचर। अब टीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे टीचर का नाम क्या है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनका शेड्यूल क्या है। एक और हमारे पास टेबल हो सकती है जिसके अंदर हम लोग अटेंडेंस को स्टोर कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो गई? स्कूल से रिलेटेड। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग का डेटाबेस, जिसमें हम लोग अगर देखें एक टेबल होगी जिसका नाम है प्रोडक्ट, तो उसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, स्टॉक अवेलेबल कितना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने डेटाबेस की या टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ऐसे ही सपोज एक कस्टमर नाम की टेबल है, तो उसमें कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस या उसने क्या क्या परचेज किया, उसकी हिस्ट्री को हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम लोग ऑर्डर नाम की टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग ये देख लेंगे कि डिटेल्स ऑफ आइटम बॉट, उसी टाइप से पेमेंट स्टेटस क्या है, डिलीवरी प्रोग्रेस क्या है, वो सब हम लोग स्टोर कराएंगे यहाँ ऑर्डर्स के अंदर। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होंगी जहां पर आपका डेटा स्टोर किया जाता है। तो हर एक वेबसाइट की बात करता हूं या हर एक सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, वो कहीं ना कहीं डेटा को जरूर स्टोर कराता है। और मोस्टली दोस्तों डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं माई, जो बहुत ज्यादा इजी रहता है। अब इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास डेटाबेस होता है दोस्तों, उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। हमारे कोर्स में दोस्तों है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है हमारे पास, ये हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, हायरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, टाइम शेयरिंग या टाइम सीरीज डेटाबेस है, और ऐसे ही ग्राफ डेटाबेस भी हमारे पास होता है। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर्स के, जैसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे अभी माई एसक्यूएल। ऐसे ही दोस्तों माई एसक्यूएल के अलावा पोस्टग्री है, ओरेकल है, ये सब हमको रिलेशनल डेटाबेस के फीचर्स प्रोवाइड करता है। नो एसक्यूएल की बात करेंगे तो मोंगोडीबी है, या ऐसे दूसरे और भी हमारे पास अलग अलग नाम है। तो हम लोग दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें है? इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, यानी क्या है, रिलेशनल डेटाबेस, हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, हमारे सिलेबस में भी यही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा डेटा स्टोर होगा, जब हम लोग अपनी टेबल में डेटा स्टोर करेंगे, तो दोस्तों डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो काम हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सपोज एक बार एक्सेल स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ एक्सेल में हमारे पास इतने सारे यहाँ पर कॉलम्स और रोज होते हैं। सपोज यहाँ पर मैं जाकर के लिख देता हूँ नेम, ठीक है। नेम के बाद यहाँ पर जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पर जाकर लिख दिया है नेम। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर अब मैं स्टोर करना चाहता हूँ और भी कुछ चीजें, जैसे उनके मार्क्स, जैसे ये सपोज हिंदी के मार्क्स, इसी टाइप से मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ मैथ्स के मार्क्स, इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर सपोज की साइंस के मार्क्स, ठीक है। इस टाइप से और भी मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे एसएसटी ले लेता हूँ। अगर सपोज मुझे यहाँ पर किसी का एड्रेस लेना है तो वो भी यही लूंगा। मुझे यहाँ पर सपोज किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, फोन नंबर, वो भी यही लूंगा। मुझे अगर किसी का ईमेल चाहिए वो भी यही लूंगा, उसकी फीस की डिटेल भी यही लूंगा। कहने का मतलब है जितना भी डेटा आपके पास है सब आप एक ही टेबल में अगर रखेंगे तो इस टाइप की टेबल में से डेटा को फैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कुछ डेटा हमारा डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो काम होता है जिसमें एक ही फाइल में हम पूरा ना पूरा डेटा स्टोर कर लेते हैं, उस टाइप की फाइल को हम लोग कहते हैं फ्लैट फाइल। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस प्राइमरली इनटू टू वेज, दो तरीके से होते हैं। जैसे आपने इसमें स्टूडेंट आईडी भी रख दिया, नेम भी रख दिया, एज भी रख दिया, मार्क्स भी रख दिए, सब एक ही टेबल में। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग चाहें तो हम इस डेटा को सेपरेट रख सकते हैं। जैसे हमने एक टेबल बना दी जिसमें लिख दिया स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, और एक और हमने टेबल बना रखी जिसमें स्टूडेंट आईडी और मार्क्स हमने डाल रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें दोस्तों, दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग बना देंगे किसी एक कॉमन कॉलम के साथ। जैसे ये दो कॉलम है, अब मैं ये देख के समझ सकता हूँ कि भावेश जो है उसके मार्क्स आए हैं दोस्तों 95, और 90 नंबर जिसके 99 जिसके नंबर आए हैं उसका नाम है चिराग। कैसे पता कर रहा हूँ दोस्तों, इस थ्री को जा रहा हूँ इस थ्री के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग बना सकते हैं, दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस भी बना सकते हैं, ताकि डेटा आपका सेपरेट रह सके। तो इस टाइप की टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। तो एक आपके पास होता है फ्लैट फाइल और एक हमारे पास होता है रिलेशनल डेटाबेस। अब पहले हम बात करेंगे फ्लैट फाइल कैसी होती है। तो सिंपल डेटाबेस स्टोर्ड इन अ प्लेन टेक्स्ट, एक सिंपल से प्लेन टेक्स्ट में डाल सकते हैं, या आप स्प्रेडशीट में जैसे एक्सेल है आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स विदाउट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स, जिसमें रिकॉर्ड्स के बीच में कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं होती है।
इसके फीचर्स देखें तो क्या है कि स्टोर डेटा इन अ सिंगल टेबल, एक ही टेबल में डेटा डालते हैं। इजी टू क्रिएट एंड यूज, उसको बहुत आसानी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब वो सूटेबल हो हमारे लिए, कब, अगर वो डेटा हमारा बहुत कम हो। तो सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, जिसमें बहुत थोड़ा सा डेटा है, तब तो दोस्तों हम लोग फ्लैट फाइल बना सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेड फंक्शनलिटीज आपको मिलती है। इसमें आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज या रिलेशनशिप जो है वो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो CSV फाइल है और एक्सेल शीट है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा रिलेशनल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, डेटाबेस जो है दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स यूजिंग रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आपका डेटा मल्टीपल टेबल के अंदर जाकर के स्टोर होता है, दो अलग अलग टेबल से। इसके फीचर्स क्या है, तो कह सकते हैं टेबल्स आर कनेक्टेड वाया कीज, जिसमें आप कीज के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हो। जैसे ये प्राइमरी की हो गई, ठीक है, ये भी आपके पास एक प्राइमरी की हो गई। हो सकता है इस प्राइमरी की के बेस पर आप यहाँ पर जो डेटा एक्सेस करें, तो इस टेबल के रेफरेंस पे ये वाली आपके पास फॉरेन की भी बन सकती है। तो प्राइमरी की, फॉरेन की, इसके बेसिस पर आप डेटा को एक्सेस करते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आएगा सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड डेटा रिलेशनशिप। इसमें हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है। डेटा इंटीग्रिटी की देगा, कंसिस्टेंसी की देगा, सिक्योरिटी की गारंटी देगा। उसके अलावा स्केलेबल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, मतलब अगर आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो भी आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप MySQL को यूज कर सकते हैं। आप MySQL को यूज करते हुए बहुत सारा डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो MySQL है, पोस्टग्री है, ओरेकल डेटाबेस है। इसी टाइप से अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज को लेकर के। एडवांटेज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि आखिर हम इसको क्यों यूज करें, इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कि हम यहाँ पर जब डेटा स्टोर करते हैं, स्टोर्स डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर्मेट। मतलब हम यहाँ पर जो डेटा स्टोर करेंगे वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में कर देंगे। दो टेबल के बीच में लिंकिंग कर सकते हैं, डेटा को आसानी से हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, और डेटा का स्ट्रक्चर भी आपके पास एक स्टैंडर्ड रहता है। उसके बाद आता है आपके पास रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अगर ऐसा हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक टेबल है, जिस टेबल के अंदर कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चों का नाम लिखा हो, उसके अंदर उनके टीचर का नाम लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह मान लो मेरा नाम लिखा है, फिर यहाँ पर भी आ गया, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मान लो उन सभी को CS मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ सभी रिपीट हो रहे हैं। अगर बाय द वे मुझे अपना नंबर बदलना हुआ, तो दोस्तों मुझे हर जगह, हर रो में जाकर के चेंज करना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि एक डेटाबेस बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सपोज कि एक अपना जो भी आईडी ले लूंगा। जैसे ये आपके पास एक और टेबल हो गई, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ टीचर की आईडी है। ठीक है, और उसके बाद उसका नाम और उसके फोन नंबर वो सब कुछ है। अब यहाँ पर मैं टीचर आईडी लिख दूंगा। टीचर आईडी में मान लो 101 102 है, बाकी सारा डेटा वैसे चलेगा, स्टूडेंट्स की डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 101 में जाकर के देखेंगे, तो 101 का जो डेटा है वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अगर मॉडिफाई करना हो तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर जो है आपका डेटा डुप्लीकेट होगा, जबकि यहाँ पर अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस कर रहा हूँ, तो डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये लिखा है रिड्यूसेस रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा बाय सेंट्रलाइज्ड स्टोर। उसके बाद हम देखेंगे डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा, मेंटेन यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डेटा अक्रॉस द सिस्टम। अगर दोस्तों मेरे पास जो डेटा पड़ा है, मान लो ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, इसी डेटा की अगर मैं कॉपी बना के अगर किसी को दे देता हूँ, और वो कॉपी में अगर चेंजेस करेगा, तो दोस्तों ओरिजिनल में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। मान लो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो मैंने अपने व्हाट्सएप का जो मान लो कुछ अपने डीपी को चेंज करता हूँ, एग्जांपल लेके चल सकते हैं। वहाँ मैंने अपना नाम कुछ मेंशन किया है, जैसे ही मैं चेंज करूंगा सभी को अपडेटेड डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही आप डेटाबेस में भी कर सकते हो। अगर आपने अपना रोल नंबर बदल, मतलब अगर आपने अपना सपोज की फोन नंबर अगर आपने चेंज किया है, तो एक जगह चेंज करेंगे दोस्तों, वो जितनी भी जगह आपकी स्कूल के अंदर आपका कॉन्टेक्ट नंबर कहीं पर भी होगा, वो सभी जगह में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, अगर वो सेंट्रलाइज डेटा है तो। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी है आपके पास में, वो क्या करेगा, आपके डेटा को एक्यूरेट करेगा। एक ही डेटा रहेगा आपका, मल्टीपल टाइप्स की कॉपी नहीं बना देगा। जैसे यहाँ अलग आ रहा है फोन नंबर, यहाँ अलग फोन नंबर, यहाँ अलग फोन नंबर, वो वैसा नहीं होगा।
उसके बाद है डेटा की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा कि आपके पास कंट्रोल होता है कि जैसे आपकी स्कूल का अगर मैं कहता हूँ एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट को आप देख सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल के टीचर उस पे आपको वर्क भेज सकते हैं। प्रिंसिपल को और ज़्यादा पावर होती है, एडमिन लेवल पे भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अलग-अलग टाइप के यूज़र्स होते हैं, हो सकता है एंड यूज़र हो, एडमिन हो या फिर आपके पास डेवलपर हो, वो उसके अकॉर्डिंग फिर डेटा को मैनेज करते हैं। तो ये सारा काम आप यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा, अच्छा यही था आपके पास कि डेटा एन्क्रिप्शन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल है, सपोर्ट्स फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी फॉर रिट्रीविंग डेटा। तो यहाँ पर आप जो डेटा लेते हैं वो बहुत जल्दी आपको डेटा मिल जाएगा और आप वहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेरी लगा करके भी अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। उसके बाद आएगा डेटा शेयरिंग। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फीचर है इसका कि आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने स्कूल में फीस जमा करवाई, तो दोस्तों आपके स्कूल के जो क्लर्क हैं, ठीक है, जो सर हैं, वो अपने सिस्टम पे या कंप्यूटर में वो एंट्री कर देंगे, उसको आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डेटा शेयर हो सकता है, वो अलग-अलग लोग उसको देख सकते हैं। हो सकता है उस डेटा को एडिट करने की परमिशन भी वो दे सकते हैं। जैसे मान लो कि वो कुछ ऐसा एक ऐसा मॉड्यूल है जो सारे टीचर्स के बीच में डालना है। मान लो कोई एक फाइल है, ये रिलेशनल डेटाबेस की कोई एक्सेल टाइप की फाइल है, उसमें सभी टीचर्स एंट्री करना चाहें तो वो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब डेटा को आप इजीली शेयर करवा सकते हैं। तो अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस एंड अपडेट डेटा साइमल्टेनियसली। उसके बाद है आपको बैकअप और रिकवरी का फीचर भी यहाँ पर मिल जाता है। साथ साथ में स्केलेबिलिटीज है कि आप यहाँ पर जो आपका डेटा है वो भले कितना ही बड़ा हो जाए, आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो। तो कह सकते हैं आपके पास एंडलेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड ग्रोज विद ऑर्गेनाइजेशनल नीड। जितनी जरूरत है उतना आप इसको यूज कर पाएंगे। इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी की बात करें तो इन्फोर्स रूल्स टू मेंटेन डेटा करेक्टनेस। तो आपके डेटा को करेक्टनेस के लिए आपको ये रूल्स आपको प्रोवाइड करा था, जिसको अभी हम लोग आगे आरआई के नाम से पढ़ेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, सेव्स टाइम। एक तो इसमें टाइम आपका बचता है डेटा को मेंटेन करने के लिए, एंड रिसोर्सेज बाय ऑटोमेटिक, या कह सकते हैं ऑटोमेटिक जो है वो डेटा मैनेजमेंट यहाँ पर आपके पास होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब आपके पास डेटाबेस के एडवांटेज में आता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आएगा दोस्तों रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब क्या हो गया, जिसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और वो सारी टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरीके से कनेक्ट होती है। तो एक डेटा मॉडल है आपके पास। अ डेटा मॉडल इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड द रूल्स, ठीक है, इट शुड फॉलोज। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर अपने पास मॉडल होता है उसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल। तो मल्टीपल टेबल्स में आपका इसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, रिलेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास रिलेशन का मतलब होता है जस्ट अ टेबल। एक टेबल को आप रिलेशन भी कहते हैं। तो रिलेशन इज जस्ट अ टेबल दैट होल्ड्स रिलेटेड डेटा। ईच रो इन अ टेबल शोज अ कनेक्शन बिटवीन वैल्यूज। ठीक है, तो आपके पास जो भी कोई टेबल है, मान लेता हूँ यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस टेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ टेबल को हम लोग बोल देंगे रिलेशंस। ठीक है, a table is also called a relation because it represents relationship among the data। भाई ये डेटा किसका है, ये डेटा किसका है, ये डेटा किसका है, उनके बीच के रिलेशनशिप ये बताता है। तो आप टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर के बात करेंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल्स का ही पार्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है, अ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स को जो है आप और क्या बोल सकते हो, फील्ड्स कह सकते हो। फील्ड्स के अलावा दोस्तों आप इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, यहाँ मैंने मेंशन किया है। एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। आप कॉलम भी कह सकते हैं, आप इसको फील्ड्स भी कह सकते हो। तो फील्ड्स भी है और इसको आप चाहे तो एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। और जो आपके पास रोज होती है दोस्तों, इस रोज को हम जैसे जो एंट्री कर रहे हैं एक एक लाइन, इसको हम लोग टपल बोलते हैं। ठीक है, तो आप रोज को क्या बोल सकते हो, इसके अलावा टपल कह सकते हो, और आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड्स भी कह सकते हो। रिकॉर्ड्स भी है, टपल भी है, रो भी है, और आप कॉलम्स को फील्ड्स भी कह सकते हो और एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। रोज मस्ट बी यूनिक। जो रोज है आपकी वो यूनिक होनी चाहिए। एंड द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डज नॉट मैटर। आप चाहे जितनी रोज बना सकते हैं, चाहे जितने कॉलम्स बना सकते हैं, उनका कोई भी आप ऑर्डर रखना चाहे वो रख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों बात आती है डोमेन को लेकर के। डोमेन आखिर क्या होता है? तो डोमेन का मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। उसमें आप किस टाइप की वैल्यूज को डाल सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। मान लो न्यूमेरिक ही डाल सकता हूँ। अगर न्यूमेरिक डाल रहा हूँ तो मान लो कि इसके अंदर मैं कम से कम एक नंबर डाल सकता हूँ और मैक्सिमम इसके अंदर मैं 100 नंबर डाल सकता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, एक डोमेन हो गया, मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव पॉसिबल वैल्यूज हो गया दैट कैन गो इनटू अ स्पेसिफिक कॉलम। किस कॉलम में किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब इस कॉलम में किस टाइप का डेटा आ सकता है या कौन सा डेटा आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोमेन। उसके बाद है टपल। टपल का मतलब क्या होता है, रो। उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, जो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। अब देखिए आपके पास क्या आता है, आपके पास दो वर्ड्स आएंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है डिग्री, एक होता है कार्डिनलिटी। डिग्रीज का मतलब होता है द नंबर ऑफ कॉलम्स। इस चीज को याद रखना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है और ये क्वेश्चन घूम के आता है। डिग्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे मान लो मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इस टेबल के अंदर मैं जो कॉलम बना रहा हूँ, मान लो 1 और 2, इस टाइप से ये दो, यहाँ पर सपोज कि मैंने 3 रो बना दी है। कॉलम बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे अलग अलग कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है दोस्तों इसकी डिग्री, ठीक है। और कार्डिनलिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो है। एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं वापस बता रहा हूँ। यहाँ लिखा था रोल नंबर, ठीक है। यहाँ लिखा था अपने पास में सपोज की नेम, और यहाँ लिख रखा है सपोज की एज। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1 और उसके बाद लिखा है 2, ठीक है। और यहाँ पर सपोज की किसी का नाम है, जैसे एक्स और वाई मान लेता हूँ। एज है सपोज 13 और 14। तो क्वेश्चन पूछा गया है इस टेबल के अंदर कितनी रो और कितने कॉलम है। इसकी जगह पूछ लिया कि इसकी जो डिग्री और कार्डिनलिटी है वो कितनी है। तो दोस्तों कॉलम्स आपके पास कितने हैं, कॉलम्स तो आपके पास हो गए यहाँ पर 3। और रोज आपके पास कितनी है दोस्तों, रोज ये होती है, हेडर को इंक्लूड मत करना, ठीक है। 1 और 2, इसके अंदर रो कितनी है, 2 है, ये हेडर है, ध्यान रखना, ठीक है। हेडर को आप यहाँ पर एज अ कार्डिनलिटी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास होता है व्यू, ठीक है। व्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका डेटा पड़ा है। किसी की एज है 17, किसी की 18, किसी की 15, किसी की 13, किसी की 19। अब मैं इसमें से देखना चाहता हूँ वो स्टूडेंट जिनकी एज 15 साल से ज्यादा है। तो दोस्तों किसकी आएगी, एक ये वाला रिकॉर्ड आएगा, एक ये वाला, एक ये वाला। ये तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने बोला है 15 से ज्यादा वाली, 15 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक क्वेरी लिखूंगा। जैसे कि मैं सपोज लिख देता हूँ सेलेक्ट क्वेरी, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेबल का नाम मान लेता हूँ XYZ। उसके बाद जाके लिख देता हूँ वेयर सपोज की एज जो है इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, मुझे 3 रिकॉर्ड निकाल के देगा, ठीक है। ऐसे जैसे कि 17, 18 और 19, और अगर आगे आपके पास और भी कोई कॉलम्स है तो वो सब कुछ देगा। तो जब आप किसी टेबल से सेलेक्ट क्वेरी लगा करके डेटा लेते हो, जो कि आपके पास कहीं किसी टेबल्स के अंदर स्टोर नहीं होता है, वो केवल आपको एक व्यू देता है, आप देख सकते हैं, वो कहीं सेव नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यू। व्यू को हम लोग बोल सकते हैं वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट स्टोर डेटा इटसेल्फ बट शोज डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स। अलग टेबल जो होती है, अलग अलग टेबल्स में से डेटा लेकर के दिखाता है, डिस्प्ले करता है। इसी टाइप से दोस्तों अब हमारे पास कुछ कीज भी है, जैसे कि प्राइमरी की है, इसी टाइप से कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है और फॉरेन की है। ये 4 टाइप की कीज है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्राइमरी की क्या होता है, जो आपके पास एक टेबल है, इस टेबल का वो पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ रोल नंबर, तो वो कॉलम जो कभी भी रिपीट नहीं होगा और वो एम्प्टी भी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की क्या, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल। और दूसरा आपके पास है वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब आपके पास हो गया वो सारे के सारे कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे मान लो रोल नंबर है, इसके अंदर मान लो आपके पास ईमेल है, इसी टाइप से मान लो आपके पास एक और कॉलम है जिसके अंदर लिखा है फोन नंबर, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या यूनिक वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं प्राइमरी की बन सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि वो सब की सब कैंडिडेट की है, यानी ऑल पॉसिबल कॉलम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, लायक है प्राइमरी की बनने के। प्राइमरी की बनने के लिए जो एलिजिबल है वो कैंडिडेट की कहलाएगी।
इसके बाद आता है आपके पास अल्टरनेट की, यानी कि अब कैंडिडेट की दैट इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी की। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, मान लो रोल नंबर को आपने यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया, तो पीछे जो आपके पास ईमेल है जो कि यूनिक वैल्यू रख रहा है, या आपके पास सपोज कि आधार है, या आपके पास फोन नंबर है, जो कि ये सब कहीं ना कहीं यूनिक है, तो ये सब आपके पास क्या कहलाएगी, ऑल्टरनेट की कहलाएगी। एक प्राइमरी बन गई और बाकी आपके पास बची हुई सब क्या कहलाएंगी, आपके पास ऑल्टरनेट की। और ये सारे के सारे मिलकर के आपके पास क्या बन रही थी, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में से एक तो बन जाएगी प्राइमरी और बाकी बची हुई ऑल्टरनेट की बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक होता है आपके पास फॉरेन की। ये सब अभी प्रैक्टिकली बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, जब दो टेबल्स के बीच में आप लिंकिंग करते हैं। मान लो इसके अंदर मेरे पास सीरियल नंबर था, एक और टेबल है, इसके अंदर पे भी मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, जो भी। तो ऐसे आपने डेटा लिखा हुआ है, सपोज अब इस सीरियल नंबर को इस टेबल के इस सीरियल नंबर के साथ आप जब मैच करते हैं तो दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप बनाते हैं, और इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको फॉरेन की को यूज करना पड़ता है। तो अ कॉलम है इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल कनेक्टिंग ऑफ टू टेबल्स। ठीक है, तो दो टेबल्स के बीच में कनेक्ट करते हैं आप, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के किसी कॉलम के साथ मैच करेगी, उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं, और हम ऐसे बनाते हैं। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी की। प्राइमरी की के अंदर हमको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये कि वो आपके पास में एक तो एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है, नॉट नल। नल का मतलब हम लोग मान सकते हैं एम्प्टी। एक तो एम्प्टी नहीं हो सकता, और दूसरा क्या होगा, हमारे पास वो यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती। तो कहेंगे विद इन अ गिवन रिलेशन अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट हैविंग वैल्यूज दैट आर यूनिक विद इन द रिलेशन एंड दस आर एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इज सेड टू बी प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। देखो इसमें रोल नंबर है आपके पास, ये रहा 101, 102, 103, 104, 105, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस वाले कॉलम को क्या बना देंगे, इसको बना देंगे हम लोग प्राइमरी की। अब देखिए यहाँ पर आपके पास रवि है, नेहा है, राहुल है, प्रिया है, आरव है, होने को तो ये भी आपके पास यूनिक है, लेकिन दोस्तों इसको नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है जब ये डेटाबेस बढ़ेगा तो इसके अंदर कोई रवि यादव नाम का एक और स्टूडेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसा नाम है जो रिपीट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। ईमेल को भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट है जिसके दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हो, एक क्लास में पढ़ रहे हो मान लो, तो उस टाइम पर उस पेरेंट्स ने अपनी जो ईमेल आईडी वो दे रखी है, तो शायद हम इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन एक केस मैं बता रहा हूँ उसमें हम इसको भी नहीं बना पाएंगे, इसको भी नहीं बना पाएंगे, और एड्रेस को भी हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो डेटा आपका डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस केस में सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, आपके पास रोल नंबर है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल। देखिए इसके अंदर मैंने रोल नंबर वाला कॉलम एक बार के लिए हटा दिया है। अगर दोस्तों इसमें रोल नंबर वाला कॉलम नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो ये भी आरव है, ये भी आरव है, मैं बोलता हूँ आरव पटेल जो है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कौन सा आरव पटेल, ये भी है, ये भी है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि उसके नेम और ईमेल को आपस में मैच करें, या नेम और फोन नंबर से देखेंगे, या नेम और एड्रेस से देखेंगे। तो आप क्या करें, मल्टीपल कॉलम्स को यूज करके आप एक यूनिक रिकॉर्ड को फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, अगर कोई आपके पास एक सिंगल कॉलम सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है टेबल में, जिससे कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उस टपल को, उस रो को, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देन मोर देन वन एट्रीब्यूट आर टेकन टुगेदर एज अ प्राइमरी की। तो हम इसको और सपोज इसको मिला करके क्या बनाएंगे, एक प्राइमरी की बनाएंगे। सच प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। एक तो अगर रोल नंबर होता तो ये क्या होता आपके पास प्राइमरी, लेकिन एक से ज्यादा आपके कॉलम मिलकर के प्राइमरी की बन रहे, इसलिए हम इसको प्राइमरी की नहीं बोल के क्या बोल देंगे, यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब क्या, ये भी आपके पास प्राइमरी की बन सकता है, मान लो ये वाला भी बन सकता है, मान लो ये वाला भी प्राइमरी की बन सकता है, और ये वाला भी बन सकता है, मतलब कैपेबल तो है। तो इस केस में ये चार जो कॉलम है आपके पास, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है, तो ये जो चार कॉलम आपके पास है ये सब प्राइमरी की बनने के लायक है। इस केस में अगर हम देखें तो ये सब क्या आपके पास कैंडिडेट की है, सेट ऑफ कॉलम्स इन अ डेटाबेस टेबल जो है, डेटाबेस टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल।
ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल है किसके लिए, कैंडिडेट फॉर बीइंग द प्राइमरी की, प्राइमरी की बनने के लिए क्या आपके पास पोटेंशियल कैंडिडेट है, ठीक है। और अगर हम इसमें से बाय द वे किसी एक को अगर बना दें प्राइमरी की, तो ये बचे हुए जो आपके पास है ये सब क्या कहलाएंगे आपके पास, तो ऑल्टरनेट की है। इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज, ठीक है, तो कहेंगे ओनली वन ऑफ देम जो है वही आपके पास प्राइमरी की बन सकता है। तो जो बच गए आपके पास उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ऑल्टरनेट्स की। इसके बाद है फॉरेन की। अगर आपके पास डेटा मल्टीपल टेबल्स में है तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक रोल नंबर है और इसकी लिंकिंग मैं कर रहा हूँ इसके साथ। जैसे अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि राहुल मेहरा जो है उसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो राहुल मेहरा आप कहाँ जाएंगे 103 पे, इस वाले टेबल में आप आएंगे, ये रहा आपके पास कहीं 103 और राहुल मेहरा का सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो ये आप कैसे पता कर रहे हैं, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर भी रोल नंबर है, इन दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग कर रहे हैं। तो इस वाली टेबल का तो ये क्या हो गया प्राइमरी की, इस वाले टेबल का ये हो गया प्राइमरी की, और ये वाली टेबल जो कि इस टेबल के साथ लिंक हो रही है, तो दोनों कॉलम्स आपके जब लिंकिंग हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर फॉरेन की। तो ये मैंने मेंशन कर रखा है फॉरेन की, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपके पास जो है कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंश्योर दैट डेटा इन रिलेटेड टेबल्स इज एक्यूरेट, ये बताता है कि आपका डेटा एक तो एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आपके डेटा की होनी चाहिए। इट प्रिवेंट्स, ये बचाता है हमको मिस्टेक से, लाइक डिलीटिंग और चेंजिंग डेटा इनकरेक्टली। तो आप गलती से कोई डेटा डिलीट नहीं कर दे, उसको चेंज नहीं कर दे। अगर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना रखी है तो फिर आपके सामने कुछ इश्यूज हो पाएंगे, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। आप देखेंगे व्हेन कैन यू अप्लाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो एक चीज तो ये, एक टेबल है आपके पास, दूसरी एक और टेबल है आपके पास। जैसे अगर मैं बात करूँ इस पहले वाले एग्जांपल में दो टेबल्स हैं, ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, मान लो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मान लेता हूँ कि इसका 103 जो रोल नंबर है, अगर मैं कहता हूँ इसका नाम अगर मान लो गलती से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दूंगा, और उसके बाद अगर मैं इसको अगर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, इस 104 को 103 बना दूं, तो होगा क्या दोस्तों, नेहा वर्मा ने तो सब्जेक्ट ले रखा था हिस्ट्री, लेकिन इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा इंग्लिश, तो क्या होगा हमारा डेटा पूरा मिसमैच हो जाएगा। अब हम लोग जो डेटा निकालना चाह रहे हैं उसकी जगह कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमको आएगी। तो इसने बोल रखा है कि अगर आप यहाँ पर दो टेबल्स बना के आपस में अगर कनेक्टिविटी कर रहे हैं, फॉरेन की के साथ लिंकिंग कर रहे हैं, तो आप प्राइमरी की को यहाँ से जो है वो यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। अगर डिलीट कर रहे हैं या मान लो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें नया सिर्फ इसी में ऐड नहीं कर सकते, यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी होना चाहिए, डिलीट करो तो दोनों में होना चाहिए, चेंजेस करो तो दोनों में होनी चाहिए। वो जो आपके पास रूल्स है, इन्हीं रूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो बोल सकते हैं क्या कि हम लोग इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, द प्राइमरी टेबल हैज अ यूनिक कॉलम, जब आपके पास प्राइमरी टेबल के अंदर एक तो प्राइमरी की हो। उसके बाद द कॉलम इन बोथ टेबल्स हैव द सेम डेटा टाइप, जैसे अभी हमने यहाँ देखा है, यहाँ पर भी हमारे पास रोल नंबर है, यहाँ पर भी हमारे पास रोल नंबर है, इसमें भी 102 3 4 5 है, इसमें 101 2 3 4 5 है, तो सेम आपके पास डेटा यहाँ आ रहा है। फिर बोला जा रहा है बोथ टेबल्स आर पार्ट ऑफ द सेम डेटाबेस, मतलब ये दोनों की दोनों टेबल हमारे पास किसी एक ही स्कूल की, कह सकते हैं डेटाबेस के अंदर की कुछ टेबल्स है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन रख देते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है वो सपोज की सब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास दो अलग अलग टेबल है, लेकिन है कहाँ, एक ही डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पर हम लोग इसके अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अप्लाई करवा सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है कि यू कैन नॉट ऐड अ वैल्यू इन द फॉरेन की कॉलम, ठीक है। आप फॉरेन की कॉलम के अंदर जैसे रोल नंबर दूसरी वाले टेबल में हम लोग देख रहे थे जहां पर सब्जेक्ट्स वाला था, तो वहां पर हम लोग जो है एक ऐड नहीं कर सकते इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी टेबल, ठीक है। तो अगर आपने फॉरेन की वाले कॉलम को उसमें कुछ लिख रहे हैं और अगर आपने उसको प्राइमरी टेबल के साथ लिंकिंग भी कर रखी है, तो फिर आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। हाउएवर यू कैन लीव इट एम्प्टी, ठीक है, आप उसको नल छोड़ सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है यू कैन नॉट डिलीट अ रो इन द प्राइमरी टेबल। आप प्राइमरी टेबल के अंदर डिलीट नहीं कर सकते इफ रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट इन अनदर टेबल। जैसे मैंने कहा था 103 वाले को डिलीट कर देंगे तो होगा क्या, दूसरी वाली टेबल में 103 आ रहा है आपके पास, वो कहाँ से आ रहा है उसका नाम हमको नहीं पता चल पाएगा, तो वो इश्यूज आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की इफ रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट इन अनदर टेबल। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो इसमें भी ऐड करें, क्योंकि अगर एक में होगा दूसरे में नहीं है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में इशू होगा। इसमें डिलीट कर रहे हो और अगर आपने इसमें कनेक्ट कर रखा है तो फिर इशू होगा, इसमें चेंज कर रहे हैं तो इसमें नहीं करें तो भी इशू होगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आपने जो डेटा डाल दिया उसको चेंज आप नहीं कर पाएंगे, और कर रहे हैं तो फिर दोनों टेबल्स में आपको करना पड़ेगा। इसी टाइप से अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के लिए। तो पर्पस ऑफ डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस रेफर्स टू एज अ सॉफ्टवेयर। एक टाइप का क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ओरेकल डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है, मोंगोडीबी है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, मारियाडीबी है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, आईबीएम 2 है हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास होते हैं जो हमको डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। उसके बाद बोलेंगे डेटाबेस अलोंग विद द डीबीएमएस इज रेफर टू एज अ डेटाबेस सिस्टम। और कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको नाम बताए थे, जैसे ओरेकल, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, एसक्यूएल सर्वर, मारियाडीबी, पोस्टग्री एसक्यूएल, माई एक्सेस, ये सब आपके पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के नाम है। हम लोग दोस्तों जो यूज करेंगे हमारे जो सिलेबस में जो कोर्स में है उसका नाम है हमारे पास माई एसक्यूएल। तो अब हम लोग बात कर लेंगे माई एसक्यूएल के बारे में। माई एसक्यूएल क्या है, आपके पास एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटी मिलती है। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री आपको नेट पे मिल जाएगा और साथ में ओपन सोर्स है, मतलब इसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है। तो माई एसक्यूएल इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट वर्क्स विद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो देखिए एक आपके पास है एसक्यूएल, ठीक है। इस एसक्यूएल जो है ये आपके पास डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको यूज करते हुए आपके पास एक सॉफ्टवेयर बना है जिसका नाम हमने देखा है माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल किसके ऊपर काम कर रहा है दोस्तों? एसक्यूएल के ऊपर। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, किसको? माई एसक्यूएल को, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.mysql.org। इस पे जाएंगे, आप इसको सिंपल सा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इन माई एसक्यूएल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर इन टेबल। आपका डेटा टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। वन कह सकते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल्स। आपके एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स आपके पास हो सकती है और thousands ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास हो सकते हैं। It offers many features that make it safe and easy to store, manage and access data। तो आप इसके अंदर बहुत सेफ्टी से डेटा स्टोर कर सकते हैं, इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बोलेंगे माइस्क्वेल जो है वो दोस्तों आपके पास वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, काम करता है, कॉम्प्लेक्स जो क्वेरीज होती है उनको भी एग्जीक्यूट करता है बहुत फास्ट तरीके से। उसके बाद रिलायबल है, मतलब आप भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर, स्केलेबल है, आपका डेटा चाहे जितना बढ़ा सकते हैं आप, और मेकिंग इट अ ग्रेट अल्टरनेटिव टू अदर पेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दूसरे सॉफ्टवेयर जो मैं आपको भी नाम बताया था उसमें से बहुत सारे के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन माइस्क्वेल आपके पास बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे माइस्क्वेल जो है जिसने बनाया है, ठीक है, उनका नाम है माइकल वैडनेस। इसी टाइप से माइकल वैडनेस जो है आपके पास, इनका एक और नाम है एके मॉन्टी। और दोस्तों इन्होंने इसको बनाया, ये आपके पास जो चीफ इन्वेंटर हुआ करते थे। तो ऐसा है कि इनके साथ और भी लोग थे जो इनको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, इनकी गाइडेंस में ही माइस्क्वेल बना है। तो माइस्क्वेल वाज क्रिएटेड एंड इज सपोर्टेड बाय माइस्क्वेल लैब है आपके पास, माइस्क्वेल एबी है सॉरी आपके पास, ठीक है। एक कंपनी है जो आपके पास स्वीडन की है, और ये उसकी वेबसाइट जैसे मैं बता रहा था। बाद में दोस्तों इस कंपनी को खरीद लिया सन माइक्रो सिस्टम ने, और ये सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया ओरेकल कंपनी ने 2009 के अंदर।
तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास क्या हो गया, MySQL एबी है, MySQL एबी को खरीद लिया, ठीक है, किसने, सन माइक्रो सिस्टम ने, और सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया ओरेकल कंपनी। तो आज अगर हम बात करें तो MySQL किसका हो गया, ओरेकल कंपनी का है। द चीफ इन्वेंटर, ये नाम मैं बता चुका हूँ दोस्तों। ये नाम इन्होंने क्यों सोचा कि मैं इसका नाम जो है वो MySQL रखूं, तो क्योंकि इन्होंने जो मेन प्रोग्रामिंग यूज करी थी एसक्यूएल को लेकर के, एसक्यूएल के कमांड्स को यूज करके, तो एसक्यूएल तो उन्होंने उससे नाम ले लिया। और इनकी बेटी का नाम मोंटी जो है, इनकी बेटी का नाम था, ठीक है, क्या नाम था, माय, तो इन्होंने आगे क्या लगा दिया, माय, माय एसक्यूएल नाम दे दिया। माई एसक्यूएल जो है उसका लोगो है दोस्तों अपने पास डॉल्फिन, और इस डॉल्फिन का नाम है सकीला। तो यहाँ आप देखेंगे ये डॉल्फिन की फोटो है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो कहेंगे द माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम वर्क्स बाय कंबाइनिंग टू मेन पार्ट्स। इसके मेन दो पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों माई एसक्यूएल सर्वर, जैसे ये आपका कंप्यूटर, यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, सर्वर है। क्लाइंट हमेशा दोस्तों रिक्वेस्ट करेगा, इसके पास जाएगा और ये आपके रिक्वेस्ट पे रेस्पॉन्ड करेगा। तो एक आपके पास होता है सर्वर और दूसरा आपके पास होता है क्लाइंट। सर्वर क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा यूनिट हमने देखा है डीबीएमएस को लेकर के। तो कह सकते हैं दिस इज द सेंट्रल पार्ट दैट हैंडल रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स या क्लाइंट्स। इट लिसन फॉर रिक्वेस्ट ओवर अ नेटवर्क, fetches the required data from the database and send it back to the क्लाइंट। हो सकता है एक ये सर्वर है, इसी टाइप से एक और कंप्यूटर है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, एक और कंप्यूटर हो सकता है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, एक और कंप्यूटर है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या होंगे, जैसे अगर हम बात करें यूट्यूब को लेकर के, अमेजॉन, फेसबुक, इन सभी केसेस में क्या होंगे, ये सारे के सारे क्लाइंट किससे जुड़े हैं, सर्वर से। ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर उस डेटा को फैच करके फिर आपको ला करके देगा, ठीक है। और हमारा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। तो क्लाइंट्स का दीज आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट्स टू द MySQL सर्वर एंड सेंड क्वेरीज टू गेट और मैनेज डेटा। उसके बाद बोलेंगे MySQL यूजेस अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम SQL बोलते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, विच मेक इट इजी टू वर्क विद एंड वाइडली कॉम्पिटिबल। अगर फीचर्स देखें हम लोग माई एसक्यूएल के, तो क्या है, सबसे पहले तो स्पीड। स्पीड इसकी दोस्तों बहुत अच्छी है। आप जैसे भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी लिखेंगे तो बहुत जल्दी उसका रेस्पॉन्ड दे देगा। उसके बाद है आपके पास ईज ऑफ यूज, उसको बहुत आसानी से आप इंस्टॉल करके मैनेज कर सकते हो और उसको चला सकते हैं। कॉस्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल ही आपको फ्री मिल जाता है। क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करेंगे तो यूजेस एसक्यूएल फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है। इसी टाइप से पोर्टेबिलिटी को लेकर के बात करेंगे तो किसी भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलता है, जैसे आप विंडोज, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पर भी इसको रन करेंगे। डेटा टाइप को लेकर के बात करें तो लगभग सभी को सपोर्ट करता है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर कैर, वैर कैर है, डेट है, ऐसे सभी टाइप्स को ये आपको हेल्प करता है। तो आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप्स आएगा। सिक्योरिटी को लेकर के बात करेंगे तो ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। स्केलेबिलिटी और लिमिट्स को लेकर के बात करें तो ये हमको बहुत सारा डेटा हैंडल करने की फैसिलिटी देता है, अप टू बिलियंस ऑफ रोज, ठीक है। आप इतना डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी को लेकर के बात करें तो मल्टीपल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे मैं वेबसाइट्स के लिए MySQL को यूज करूँ तो मेरी वेबसाइट को एक साथ बहुत सारे लोग उस डेटा को यूज कर सके। लोकलाइजेशन को लेकर के बात करें तो जो भी एरर्स आती है वो मल्टीपल लैंग्वेज में आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ऐसे क्लाइंट एंड टूल्स को लेकर के बात करें तो ये आपको दोस्तों कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है और आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है। तो आप इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं MySQL के। फिर अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों MySQL आखिर है क्या, और एक पॉपुलर जो आरडीबी में से वो किससे लिया है। तो कह सकते हैं टू एक्सेस एंड वर्क विद डेटा इन MySQL डेटाबेस वी यूज एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ कमांड्स अंडरस्टूड बाय ऑलमोस्ट ऑल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो आपको मैं वापस बता देता हूँ, एसक्यूएल आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक टाइप की लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसको यूज करके अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स बने हैं, जिसमें MySQL भी हो सकता है और दूसरे और भी आपके पास हो सकते हैं जो एसक्यूएल की क्वेरीज को सपोर्ट करवाते हैं। तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स यू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। इट ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स।
उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास MySQL है, ठीक है, या जो SQL है, उसके जो कमांड्स हैं वो अलग-अलग टाइप के होते हैं। प्रैक्टिकली तो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, थोड़ा-सा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखेंगे वो DDL और DML होगा। ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन है, बाकी अपने सिलेबस में प्रैक्टिकल नहीं है। जनरली अगर हम डेटाबेस को यूज़ भी करते हैं, तो दोस्तों हमारे ये 2 ही बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बाकी ये काम ना के बराबर आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो एसक्यूएल है, वो आपको अलग-अलग टाइप के कमांड्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है? उनमें से कुछ कैटेगरी है, जैसे एक हमारे पास है यहाँ पर डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। याद रखना दोस्तों, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। डीडीएल कमांड, डीडीएल को क्या बोलते हैं? डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। दूसरा है डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद आता है आपके पास टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अलावा सेशन कंट्रोल कमांड और सिस्टम कंट्रोल कमांड भी होते हैं। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। काम हमारे 2 आएँगे और इसका भी बस एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है? तो डीडीएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं अगर अपना एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ, तो दोस्तों डेटाबेस को बनाने के लिए हमारे पास कमांड होगा डीडीएल कमांड। तो डेटाबेस को क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। उसको कोई मॉडिफाई करना है, मान लो आपने एक टेबल भी बनाई, आप इस डीडीएल के थ्रू डेटाबेस भी बना सकते हैं और साथ में टेबल्स भी बना सकते हैं। तो डेटाबेस और टेबल्स के ऊपर काम करता है, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो इसमें आपके पास कमांड है, एक तो क्रिएट, दूसरा है ऑल्टर। मान लो आपने कॉलम आपने जो है एक टेबल बनाई जिसके अंदर एक नया कॉलम आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो सारे काम आप किसके थ्रू करेंगे? ऑल्टर के थ्रू। अगर आपको डिलीट करना है तो आप दोस्तों यूज करेंगे ड्रॉप। ड्रॉप और ट्रंकेट में एक डिफरेंस है, मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताऊंगा भी। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है दोस्तों? ड्रॉप तो क्या करेगा? आपकी पूरी की पूरी फाइल को ही डिलीट कर देगा, जबकि ट्रंकेट क्या काम करेगा? आपकी जो टेबल है उसके अंदर मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या कर देगा? उसको पूरा का पूरा एम्प्टी कर देगा, मतलब ये बिल्कुल खाली कर देगा। जबकि ये आपके पास क्या कर रहा था? एम्प्टी है ये। तो ये क्या करेगा दोस्तों? ड्रॉप तो उसको पूरा डिलीट कर देगा, जबकि ट्रंकेट क्या करेगा? आपको उसके लिए एम्प्टी करके देगा, बिल्कुल खाली करके दे देगा आपको। डीएमएल क्या होता है दोस्तों? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। यानी कि अगर आपने एक टेबल बना दी, मान लो आपने एक टेबल बना दी, किसके थ्रू बनाओगे? डीडीएल कमांड के थ्रू। तो डीएमएल के थ्रू दोस्तों आप इसके अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे मान लो 101, किसी का नाम था रवि और उसकी एज है सपोज 18। तो अगर आप इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। आप उस डेटा को चेंज करना चाहते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप उस डेटा को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और इस टेबल में से कुछ डेटा आपको अगर फैच करने हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट कमांड है जो कि यहाँ से डेटा को निकाल करके आपको देता है। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आता है टीसीएल। टीसीएल में क्या होता है? कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट होता है। ठीक है? कमिट का मतलब क्या हो गया? आपने जैसे मान लो कुछ कमांड्स थे, आपने कमांड चलाए। दोस्तों हो सकता है कमांड चलते चलते बीच में आपका रुक गया किसी कारण से। मान लो एक बड़ा कमांड चल रहा था और बीच में आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या है? जहां तक आपने काम किया वहां तक अगर रोकना है तो हर जगह, जैसे मान लो इस फेज पे आएगा, फिर इस फेज पे, इस फेज पे, तो ऐसे आके क्या होता है? वहां पर सेव पॉइंट बन जाएंगे। इसी टाइप से अगर आपने सेव पॉइंट तक, आप यहाँ तक नहीं पहुंचे, यहाँ आए, तो लास्ट सेव पॉइंट यहाँ था, तो वहां तक जाने के लिए आपको क्या बोलते हैं? रोल बैक। और कमिट का मतलब है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि टीसीएल कमांड जो बैकएंड में काम करते हैं और हम लोग जो यूज करते हैं वो दोस्तों डीडीएल और डीएमएल कमांड होते हैं। तो हम लोग इनको प्रैक्टिकली नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही कर लेते हैं। आई होप सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और दोस्तों जो भी पॉजिटिव कमेंट करना चाहे आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।